फ़िल्म का आगाज़ होता है, हम देखते हैं कि गैंग है और इसका बॉस टैटू बनवा रहा होता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी बना रहा होता है। बॉस को टैटू बनवाते हुए बहुत दर्द होता है, वो कहता है कि अपना हाथ आहिस्ता चलाओ। जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि टैटू बनवाते हुए इंसान को पता चलती है कि वो क्या बनेगा, एक वॉरियर, एक बिज़नेसमैन या कुछ और अगर इसे टैटू बनवाते हुए किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका चुना हुआ रास्ता ठीक नहीं है। ये सुनकर बॉस गुस्से में आ जाता है और अपनी गन टैटू आर्टिस्ट पर तान देता है और कहता है कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वो कहता है कि आज तक मेरे साथ ऐसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, तुम पहले टैटू मुकम्मल कर लो। इतने में बॉस का एक आदमी आता है और कहता है कि बॉस आपके लिए एक खत आया है। जिस पर बॉस उसे कहता है कि मुझे क्या देख रहे हो, इसे खोलो। जब वो खोलता है तो इसमें बस काली रेत होती है, जिस पर बॉस कहता है कि शायद ये किसी ने मज़ाक किया है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी डर जाता है और बोलता है नहीं, ये मैंने ये पहले भी देखी है और वहाँ पर भी तुम जैसे लोग थे, वो भी ऐसे ही हँस रहे थे, जिसका तुम लोग मज़ाक बना रहे थे। फिर वो निकला, बाहर आया और सबकी हँसी को गम में बदल दिया। बॉस पूछता है कि कौन आया था? बूढ़ा कहता है कि मैं इसका नाम नहीं ले सकता। इस दिन इसकी एक तलवार मेरे सीने की दाईं साइड पर लगी। मैं बच गई क्योंकि अपनी बचपन की खूबी की वजह से मेरा दिल लेफ्ट साइड पर है। ये सुनकर बॉस और इसके साथी सब हँसने लगते हैं। इतने में ही वहाँ एक आदमी का सर कट जाता है और सब डर जाते हैं। सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। बॉस और इसकी गैंग के बंदे फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सबको बारी-बारी मार दिया जाता है। आखिर में बॉस और बूढ़े को भी निंजा मार देता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रायन है और एक लड़की है जिसका नाम माइका गोरेटी है। माइका रायन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है निंजास के मुतालिक। रायन बोलता है मुझे बताओ क्या कुछ होता है इस ज़माने में? कारें, गोलियाँ, स्पेस शटल्स, न्यूज़, नैनो टेक्नोलॉजी और निंजा? जिस पर माइका कहती है कि बस 15 मिनट चाहिए। फिर हम दोनों को मीटिंग रूम में देखते हैं। माइका कहती है क्या तुम्हें कोरियन कोइंग का केस याद है? जिस पर रायन कहता है कि हाँ, लेट 18s में वो असैसिनेट हुई जो किसी निंजा ने की थी। माइका कहती है कि एग्ज़ैक्टली पिछले साल ही कॉन्ट्रैक्ट कॉल से वकीलों ने पूछा कि 50 किलो गोल्ड जो इसकी कीमत है, तो क्लर्क ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं और ये सवाल दोबारा कभी पूछा ही नहीं गया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब वही एग्जैक्ट अमाउंट बैंक ऑफ शंघाई से ट्रांसफ़र हुई, ठीक रूसी सदर ज़ुकोव के असैसिनेशन से पहले। और मुझे लगता है कि ये काम और सोनियो प्लान का है। जिसमें रायन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि आज भी एक इंसान की जान की कीमत 50 किलो गोल्ड है? जिसमें माइका कहती है कि यहाँ कुछ हज़ार साल पुराने हो गए हैं और शायद ये ज़्यादा ना बदले हों। तुम इन्हें जो भी कहना चाहो कह लो, लेकिन ये आज भी वही हैं। अब हम एक अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राइज़ो है और ये राउंडी शॉप में है। इतने में एक लड़की इससे बोलती है, क्या इस बेडशीट को फ़ोल्ड करने में मेरी मदद करोगे? जब वो फ़ोल्ड कर रहा होता है तो उस लड़की से पूछता है कि बताओ कि तुम किस क्लैन से हो और यहाँ बर्लिन में क्या कर रही हो? जिस पर वो लड़की अचानक राइज़ो पे हमला कर देती है। इतने में शॉपकीपर जो सो रहा था वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वॉशिंग मशीन से खून निकल रहा है और वो डर जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें माइका और रायन लंच कर रहे होते हैं। रायन कहता है कि मैंने रिसर्च किया और मुझे कुछ मिला है। एक वाइडिंग केजीबी एजेंट जिसका नाम सेबेस्टियन है। इसने ये रिपोर्ट लिखी है कि टोटल 9 क्लैन है जो सारी असैसिनेशन के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इसने कभी निंजा नहीं कहा। माइका कहती है तो फिर इसका क्या हुआ? रायन बोलता है वही जो मेरे साथ हो रहा है। इसे पागल डिक्लेयर करके निकाल दिया और बाद में वो भी मारा गया। माइका बोलती है तो क्या अब तुम्हें मेरा यकीन हुआ? अगले सीन में हम देखते हैं कि राइज़ो अपने अपार्टमेंट जाने वाला होता है, तो वहाँ की मेड इसे रोक लेती है और कहती है कि सॉरी आपके अपार्टमेंट में जाना पड़ा आपके परमिशन के बगैर। कुछ मेंटेनेंस करवानी थी। फिर कहती है कि आपके कमरे में बहुत अंधेरा था और हर तरफ बॉक्स ही बॉक्स थे। राइज़ो कहता है कि मेरे फादर बहुत बीमार रहते हैं और मैं बस एक कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे अगले सीन में राइज़ो अपने अपार्टमेंट जाता है और अपने सारे हथियार चेक करता है कि वहाँ मौजूद हैं कि नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ओज़ोनो नाम के बंदे और राइज़ो मास्टर को देखते हैं। ओज़ोनो अपने सारे स्टूडेंट के सामने बैठा हुआ इन्हें बताता है कि हम एक फैमिली हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। फिर वो राइज़ो को अपने सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ राइज़ो नूडल्स तैयार कर रहा होता है और इसे अपने माज़ी के मुतालिक फिर फ्लैशबैक दिखाई देता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि राइज़ो और बाकी स्टूडेंट टेबल पर बैठ के अपने मास्टर की तरफ देख रहे होते हैं। मास्टर अपने हाथ पर छुरी से कट लगाता है। हाथ बंद करने के बाद वो जब दोबारा खोलता है तो वहाँ पर कट मौजूद ही नहीं होता और कहता है कि यही है ओज़ोनो की खासियत, आज खाओ और कल डबल मेहनत करो। हमें फ्लैशबैक में अगले दिन का सीन दिखाया जाता था जहाँ हम टकेशी नामी बच्चे को देखते हैं जो राइज़ो को हरा देता है। यहाँ जोनो टकेशी को भड़काता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को इस तरह छोड़ दिया है, लेकिन आज तुम लड़े और जीत गए। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें राइज़ो निंजा स्टाइल में एक्सरसाइज कर रहा होता है। इससे फ्लैशबैक आता है कि किस तरह जोनो ने इसकी ट्रेनिंग की थी। ऐसे एक जगह से खामोशी से गुजारा था जहाँ पर आवाज़ करना मना था। तो जोनो एक स्टिक लेकर आता है और राइज़ो को पैरों पर जोर से मारता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही बहादुरी से वहाँ पर चलता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बच्चा सो नहीं पा रहा होता पैरों की चोट की वजह से। इतने में एक छोटी लड़की वहाँ आती है और इसके पैरों पर दवाई लगाकर वापस अपनी जगह पर सोने चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट को देखते हैं जहाँ राइज़ो एक घड़ी को देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइका जो स्पेशन के घर इसकी बीवी से मिलने जाती है, वो पूछती है कि मुझे आपके हस्बैंड के बारे में जानना है। उसकी बीवी बताती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही बहादुर इंसान थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे अपने किसी भी काम के बारे में नहीं बताया। फिर एक दिन एक आदमी मिलने के लिए आया और जब वो वापस गया तो मैंने अपने हस्बैंड की आंखों में पहली बार इतना खौफ देखा और इसके बाद सब बदल गया। सेबेस्टियन ने लॉक्स चेंज करवा दिए, हर जगह लाइट्स लगा दी और मोशन सेंसर्स भी। वो कहते थे कि कोई भी लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। जिस पर माइका कहती है तो फिर इनकी डेथ कैसे हुई? जिस पर इसे जवाब मिलता है कि एक रात लाइट्स बंद हो गई और तुम वो पहली ऑफिसर हो जिसने मेरे हस्बैंड के केस को सीरियस लिया है। फिर वो माइका को एक बॉक्स निकाल के देती है और कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड यहाँ होते तो इसे तुम्हें ही देते। ये जानकर खुशी हुई कि इनकी मौत बेकार नहीं गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइका इस बॉक्स को खोलती है और सारे सेबेस्टियन की रिसर्च को देखती है। इसमें एक टेप भी मिलती है, वो इस टेप को टीवी पर चलाती है और वहाँ पर पहली बार राइज़ो को देखती है जो लड़ रहा होता है। इस सीन में हम राइज़ो को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और आज भी बिल्कुल पहले की तरह है। नेक्स्ट हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ राइज़ो और टकेशी की फाइट हो रही होती है और ओज़ोनो और बाकी सब फाइट को देख रहे होते हैं। टकेशी राइज़ो को बुरा हरा देता है जिस पर ओज़ोनो राइज़ो के पास आकर कहता है कि तुम इसे दर्द मानते हो, मैं बताता हूँ कि असल दर्द कहते किसको हैं। वो राइज़ो के पेट पर हमला कर देता है और कहता है कि आज की रात गुजार कर देखो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। तो राइज़ो वहाँ चीखता चलाता रहता है
और इस तरह सुबह हो जाती है, तो ओज़ोनो राइज़ो को देखने के लिए आता है, तो फिर राइज़ो बिल्कुल ठीक हुआ होता है। नेक्स्ट टाइम माइका को देखते हैं जो सेबेस्टियन के बारे में इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही होती है। तो वहाँ पर एक एजेंट आता है जो कहता है कि क्या आजकल तुम रायन से मिलती हो? और वो माइका से रायन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर माइका कहती है क्यों? क्या कुछ हुआ है? वो एजेंट कहता है कि नहीं, बस हम और हमारी एजेंसी अपने एजेंट्स पर नज़र रखते हैं ताकि इनका कोई इश्यू ना हो कि वो मेंटल हेल्थ से ठीक है और वो काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट माइका और रायन मिलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो एजेंट हमारी तरफ भी आया था और इसी बातों से साफ ज़ाहिर था कि वो वहाँ पर नज़र रख रहा है। तो रायन माइका से कहता है कि आज के बाद तुम कुछ नहीं करोगी, मेरी मर्ज़ी के बगैर। हमें हर कदम बहुत ही एहतियात से रखना होगा। तो माइका मान जाती है। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं कि माइका अपने घर वापस आती है और आकर सेबेस्टियन की रिसर्च को तफसील में देखना शुरू कर देती है। वहाँ हम देखते हैं कि इस्लामी मुहक्किक इब्न बतूता एक दफ़ा एक काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि यिनोह क्लैन्स में से काली रेत वाला क्लैन है और इस सब में सारे बच्चे भी थे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं थी। इनका मकसद था कि लड़ाई ही ज़िंदगी का अव्वल मकसद है और इसके अलावा बाकी सबकी ज़िंदगी बेईमानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज़ो और क्रेको एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो क्रेको कहती है कि क्या तुम जानते हो कि पौधों का भी दिल होता है? राइज़ो कहता है कि बकवास, मेरा भी दिल नहीं है और इस तरह बातें करते वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइज़ो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निंजा स्टार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि तशेशी और राइज़ो की फाइट हो रही होती है, लेकिन इस बार राइज़ो की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पहले तो राइज़ो गिरता है, लेकिन जब वो दोबारा उठता है तो ओज़ोनो कहता है कि अपनी बाकी की सेंसेस का इस्तेमाल करो और फिर वो तशेशी से बहादुरी से लड़ता है और इसे हरा देता है। अब राइज़ो को पूरा साल अपनी किसी एक सेंस के बगैर रहना होता है और इस वजह से वो पट्टी पहनकर सो जाता है। जबकि दूसरी तरफ केको इसे सोते हुए देखती है। अगले दिन केको फाइट में एक स्टूडेंट को हरा देती है, जिस पर मास्टर ओज़ोनो आकर कहता है कि जिस्म पर हर नाकामी का निशान होना चाहिए और वो एक प्लेट देकर कहता है कि इससे इस पर हमला करो, लेकिन क्रेको इस प्लेट को फेंक देती है, जिस पर ओज़ोनो ही इस प्लेट को उठाकर क्रेको पर हमला कर देता है। अब रात को हम देखते हैं कि राइज़ो छुप कर आता है और जहाँ पर क्रेको को सज़ा के तौर पर बंद करके रखा हुआ होता है। राइज़ो कहता है कि क्यों क्यों नहीं तुमने मेरी बात मानी? मैंने वार्न किया था। ऐसी सुबह होती है और सब बैठकर छुरियाँ और चाकू तेज़ कर रहे होते हैं, जबकि क्रेको एक स्पेशल वेपन को तेज़ करती है जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता। इसी तरह रात होती है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तो हम देखते हैं कि क्रेको वहाँ से भागकर बाहर निकली है और राइज़ो इसके पीछे भागता है और इसे रोकने के लिए और इसे कहता है कि तुम जानती हो कि रूल्स क्या हैं? वो तुम्हारा दिल सीना चीर कर निकाल लेगा अगर तुम यहाँ से भाग गई तो। लेकिन क्रेको एक नहीं सुनती और वो वेपन निकालती है वो जो सुबह तेज़ कर रही होती है और इसकी मदद से ही वो वॉल को क्रॉस कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज़ो को एक कॉल आती है और फिर इसे एक पिक मिलती है जिसमें माइका के बारे में पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइका पार्किंग लॉट में होती है और वहाँ पर अचानक से रायन आता है और इसे देखकर माइका डर जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो रायन बताता है कि मेरे पीछे बहुत सी एजेंसीज पड़ी हुई हैं और इस वक्त में सब मेरे ऑफिस की चेकिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और वो एक गन निकाल कर कहता है कि ये लो, इसका कोई नंबर नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये इनट्रेसेबल है। सोचो और घर जाकर सामान पैक करो और हाईलैंड के लिए चली जाओ। पहले तो माइका नहीं मानती, लेकिन बाद में मान जाती है और रायन चला जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि माइका अपने घर फिर पहुंचती है तो लाइट्स बंद होती हैं पूरी बिल्डिंग की। वो एक आदमी से कहती है कि क्या हुआ? वो बताता है कि इस और पिछली वाली बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गई हैं। माइका अपने अपार्टमेंट में जाती है सामान पैक करने के लिए, लेकिन वहाँ इसे किसी और की मौजूदगी का भी एहसास होता है। वो घबरा कर अपना सूटकेस निकालती है। जब वो दूसरे कमरे से वापस आती है तो इसके सूटकेस पर एक लेटर होता है। जब इसे खोलती है तो इसमें ब्लैक सैंड होती है और ये देखकर इस पर निंजा हमला कर देता है। लेकिन वहाँ अचानक से दूसरा निंजा आ जाता है और इससे लड़ने लगता है। बस इन दोनों की फाइट होती है तो जो माइका को बचाने के लिए आया था वो जीत जाता है और वो सामने आता है तो हम देखते हैं कि ये तो राइजो है। राइजो माइका को बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और वो मेरा दोस्त है जिसे मैंने मार दिया, और कहता है कि अब तुम्हें निकलना चाहिए, बाकी के भी यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही माइका और राइजो अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं तो बाकी के सारे निंजा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने साथी को मरा हुआ देखकर तशेशी समझ जाता है कि ये किसका काम है। फिर हम वहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्रेको भाग रही होती है और इसे पकड़कर वापस लेकर आते हैं। अगले दिन क्रेको को सबके सामने बंद करके ओज़ोनो कहता है कि इसने मेरा तोहफा ठुकराया, इसने ओज़ोनो क्लैन को धोखा दिया जहाँ से भागकर, इसने अपनी बेटी को एक नई जिंदगी दी, लेकिन इसे ये पसंद नहीं। फिर ओज़ोनो अपनी तलवार निकाल कर तशेशी को देता है और कहता है कि क्रेको को मार दो क्योंकि तुम ही इसे पकड़ कर लेकर आए थे। तो तशेशी क्रेको को बहुत बेरहमी से मार देता है और वहाँ खड़ा राइजो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि राइजो और माइका कार में बैठे होते हैं और माइका अपना इंट्रो करवाती है, लेकिन राइजो ज़्यादातर साइलेंट ही रहता है और कहता है कि मेरा नाम राइजो है और ये नाम मुझे दिया गया था। साथ ये भी बताता है कि बस गाड़ी चलाती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो बाकी के निंजा हमें ढूंढ ही लेंगे। माइका कहती है कि हमारे पीछे तो कोई नहीं है। राइजो बताता है कि हम हमारी सेंट से हमें ढूंढेंगे। माइका पूछती है कि कुत्ते की तरह? राइजो कहता है कि नहीं, बेड़ियों की तरह। तो माइका आगे पूछती है कि मेरा सबसे बड़ा सवाल तुमसे ये है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? और यहाँ हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राइजो और ओज़ोनो के साथ एक कार में बैठा हुआ होता है। ओज़ोनो कहता है कि आज तुम्हारा टेस्ट है। वहाँ अंदर एक आदमी ने गोल्डन वॉच पहनी हुई है, मुझे ला कर दो। तो राइजो जाता है और इस आदमी पर हमला कर देता है और एक बहुत ही बुरी लड़ाई होती है, जिसके बाद राइजो इस आदमी को मार देता है। फिर वो एक बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ होता है, कितने में वहाँ पर ओज़ोनो के निंजा आ जाते हैं। तो राइजो ओज़ोनो को वो वॉच देता है, जिस पर ओज़ोनो कहता है कि तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है मेरे बेटे, ये वॉच अब तुम अपने पास रखो। फिर वो एक बच्चे को राइजो के सामने लाते हैं और ओज़ोनो कहता है कि अब तुम राइजो अपनी वफादारी साबित करो, इसे मार कर। इसने हमें धोखा दिया है, हमारे क्लैन से भागने की कोशिश की है, वो तशेशी इसे पकड़ कर लेकर आया है। अब राइजो अपना वेपन निकालता है और ओज़ोनो पर ही हमला कर देता है, जिससे ओज़ोनो की एक आंख ज़ाया हो जाती है और सारे निंजा राइजो पर हमला कर देते हैं। लेकिन राइजो इन सबसे पहले हमला कर देता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है और इन्हें हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और राइजो इस बिल्डिंग से नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। माइका राइजो से कहती है कि तुम्हें सेफ्टी चाहिए, तो राइजो बोलता है नहीं, मुझे ओज़ोनो चाहिए। फिर माइका से कहता है कि यहाँ से लिफ्ट ले लो और वो एक प्लाजा के सामने आते हैं। तो राइजो माइका से पूछता है तुम्हारा वेस्ट का साइज़ 36 है? माइका कहती है नहीं, 34। राइजो जाने से पहले कहता है कि अगर तुम मेरे जाने के बाद यहाँ से चली गई तो तुम इनके हाथों से नहीं बचोगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ एक होटल में
होते हैं। राइज़ो कहता है कि नहाने वाला साबुन ना लगाना और फिर पूछता है कि सिगरेट पीती हो? माइका कहती है नहीं और पूछती है क्या तुम ये सब इस काली रेत की वजह से कर रहे हो? राइज़ो कोई जवाब नहीं देता। अब जब माइका नहाकर निकलती है तो कहती है कि ये जीन्स थोड़ी टाइट है, जिस पर राइज़ो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा साइज़ 34 है। माइका बोलती है कि ये जर्मन स्टाइल है, इसकी वेस्ट थोड़ी और टाइट की होती है और राइज़ो फिर सिगरेट माइका के ऊपर से फेंकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइका एक ब्लैक फ़ोन से रायन को कॉल कर रही होती है, जिस पर रायन कहता है कि तुम कहाँ हो? पता है मैं कितना परेशान था। माइका कहती है वो निंजा सेबेस्टियन वाला वो हमारे साथ है, इसे ओज़ोनो चाहिए। तो रायन माइका को मिलने के लिए बोलता है। तो जब माइका और राइज़ो रायन से मिलने जाते हैं तो अचानक से राइज़ो माइका से पूछता है क्या ये तुमने क्यों किया? और अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो सब आकर राइज़ो को पकड़ लेते हैं और माइका रायन को बुरा भला कहने लगती है और को हमारा दुश्मन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राइज़ो को रायन और बाकी के एजेंट सख्त सिक्योरिटी में रखते हैं। इतने में ही माइका वहाँ पर आती है और रायन को बुरा भला कहने लगती है। ये तुमने किया है, वो हमारे लिए खतरा नहीं था। ये कौन सी जगह है? तुम्हारी पर्सनल जेल या कोई खुफिया अड्डा? रायन कहता है कि इंसान हर जगह पर वांटेड है। कोरिया, जापान, चाइना, मेक्सिको। सवाल ये नहीं कि वो वांटेड है, सवाल ये है कि हम इसे हवाले पहले किसके करें? माइका कहती है कि अभी 2 हफ्ते तक कोई निंजा नाम की चीज़ नहीं थी और अब वो वांटेड हो गया। रायन कहता है कि अगर माइका तुम्हें मुझसे कोई पर्सनल इशू है तो हम किसी और जगह पर जाकर सवाल कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक और रूम में जाते हैं जहाँ पर रायन का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और वो माइका से कहता है कि तुम जानती हो कि मामला कितने संगीन हो गए हैं। ऊपर वालों में से कोई इस लड़के को मरवाना चाहता है। माइका कहती है ज़ाहिर है ओज़ोनो इसे पसंद नहीं करता। फिर रायन माइका को एक डिवाइस, एक छोटा-सा क्रैकर देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखना। फिर तुम चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइका राइज़ो के पास जाती है और इसे पानी पिलाकर कहती है मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही झूठ बोला था। राइज़ो कहता है मैं जानता हूँ। तुमने सिर्फ एक बार झूठ बोला था अपने वेस्ट के साइज़ के बारे में। तब माइका बोलती है रायन नहीं हमारे साथ और अभी भी हमारा साथी है। राइज़ो कहता है कि नहीं अब कोई फ़ायदा नहीं। तो वो ओज़ोनो के निंजा जहाँ पर आते ही होंगे और सबको मार देंगे। तब माइका रायन के पास वापस जाती है और इसे बताती है कि जिस पर रायन पूछता है वो निंजा यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे। तो अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, वहाँ पर निंजा आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। इस समय माइका राइज़ो के पास जाती है और इसे आज़ाद करवा देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज़ो कैसे माइका को वहाँ से बाहर निकालता है। वो माइका को बहुत सारे निंजा से बचाता है और इसको मार देता है। लेकिन माइका बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। एक जगह पर पहुंचकर राइज़ो माइका से कहता है कि कार ऊपर है चले जाओ। माइका के वहाँ से जाते ही सारे निंजा निकल आते हैं जिसमें तशेशी भी होता है। अब राइज़ो की और बाकी के निंजास की बहुत सारी फाइट होती है लेकिन ज़्यादातर टिक नहीं पाता और वो बिल्डिंग की विंडो तोड़कर वहाँ से छलांग मार देता है और रोड पर भाग रहा होता है इन बाकी के निंजा से। दूसरी तरफ माइका अपनी कार में होती है और वो राइज़ो का इंतजार कर रही होती है कि इतने में एक निंजा इसकी कार पर छलांग मारकर इस पर हमला कर देता है और माइका इस कार में ही गोली मारकर भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज़ो को बहुत चोटें लगी हुई होती हैं और उठ भी नहीं पा रहा होता। तो जैसे ही इसे रोड पर मारने ही वाला होता है कि माइका आकर राइज़ो को बचा लेती है और राइज़ो और माइका कार में भाग जाते हैं। रास्ते में माइका राइज़ो से कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, हमें अस्पताल जाना चाहिए। जिस पर राइज़ो कहता है कि नहीं अस्पताल नहीं, बस चलती रहो। माइका को रायन कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारा दोस्त निंजा क्या वो जिंदा है? देखो इसे वापस ले आओ। माइका कहती है नहीं इस बार नहीं। अब वो होटल में चले जाते हैं जहाँ पर माइका राइज़ो को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं बस एक फोरेंसिक रिसर्चर हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं। फिर माइका राइज़ो को वो ट्रैकर देती है जबकि राइज़ो सो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होटल के इस रूम में निंजा जाते हैं और वो दूसरी तरफ रायन माइका को लोकेशन ट्रेस कर लेता है। रायन इस होटल में पूरी पुलिस फोर्स के साथ आते हैं और जब वो कमरे में जाते हैं तो माइका कुर्सी पर बैठी हुई होती है और रायन कहते हैं राइज़ो तो बस 10 मिनट पहले ही निकला है। वहाँ दूसरी तरफ हम राइज़ो को देखते हैं कि वो किसी बॉक्स में बंद होता है और वो ओज़ोनो की स्पेशल टेक्निक को यूज़ कर अपनी इंजरी को ठीक कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंजा राइज़ो को लाकर ओज़ोनो के सामने फेंक देते हैं और ओज़ोनो कहता है कैसे हो मेरे बेटे? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? जिस पर राइज़ो ने कहा ये मेरा घर नहीं और ना ही तुम मेरे बाप हो। जिस पर ओज़ोनो कहता है इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइज़ो को भी क्रैको की तरह बांधा हुआ होता है और ओज़ोनो सबके सामने कहता है कि एक और धोखेबाज है जिसने ओज़ोनो क्लैन को बहुत परेशान किया है और ना जाने हमारे कितने भाइयों और बहनों को मारा है। और ये कहती है ओज़ोनो राइज़ो के पेट पर हमला करता है जिस पर राइज़ो सर्वाइव तो कर जाता है और ओज़ोनो से कहता है कि अब तुम्हें वो बात नहीं रही, तुम अब बूढ़े हो चुके हो और साथ ही वो ट्रैकर ज़मीन पर फेंकता है। जैसे ही ओज़ोनो और बाकी निंजास को पता चलता है तो वहाँ पर स्पेशल फोर्स अटैक कर देती है और इस बार वो पूरी ताकत के साथ हमला करती है और हर निंजा को मारने लगते हैं। राइज़ो अभी भी बंधा हुआ होता है तो माइका आती है और इसे आज़ाद करा देती है। तो राइज़ो पूछता है तुम्हें इतनी देर क्यों लगी और ये कहकर राइज़ो अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ रायन और स्पेशल फोर्सेस एक रॉकेट लॉन्च कर फायर करते हैं जिससे इनका रास्ता साफ हो सके और जैसे ही फोर्सेस के लोग अंदर जाते हैं तो तशीशी इन सबको मार देता है और जब तशीशी और इसके दो और साथी अगले रूम में जाते हैं तो राइज़ो पहले ही वहाँ पर खड़ा होता है। फिर वहाँ पर एक दमदार फाइट होती है जिससे राइज़ो तशीशी को मार देता है। अब नेक्स्ट राइज़ो ओज़ोनो की तरफ जाता है जिसे ओज़ोनो कहता है तुम आज भी अपनी तालीम को नहीं भूले। फिर राइज़ो हमला कर देता है लेकिन ओज़ोनो इसका ब्लेड ही छीन लेता है और राइज़ो कि फिर ओज़ोनो के साथ फाइट शुरू हो जाती है जिसमें राइज़ो हार रहा होता है और इसका कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से माइका पीछे से ओज़ोनो को गोली मार देती है जिसकी वजह से ओज़ोनो माइका को मार देता है और राइज़ो फिर अपने ही मास्टर को बुरे तरीके से हराता है और हैंड में इसे भी मार देता है और अब पूरे ओज़ोनो क्लैन का सफाया हो जाता है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि राइज़ो माइका को बाहर लेकर आते हैं और वहाँ पर मेडिकल टीम आती है और जब वो माइका को चेक करते हैं तो पता चलता है कि माइका जिंदा है और इसकी वजह थी कि माइका का दिल राइट साइड पर था। हम एंड में देखते हैं कि राइज़ो इस जगह पर चढ़ता है जहाँ पर क्रैको चढ़ी थी और हमें एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।